आज मैं आप लोगों को गणित के शुरुआती बिंदु से अवगत कराऊंगा। मैंने सोचा है कि इस नए सेशन में मार्च के इस महीने में नया सेशन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले गणित के बेसिकली जानकारियों को बच्चों तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य से मैंने सोचा कि सबसे पहले जब गणित सभी लोग पढ़ते हैं गणित मतलब, लेकिन गणित क्या है पहले इसको जाना जाए और गणित के हिस्सों को समझा जाए कि आखिर गणित होता क्या है। सब लोग तो गणित बनाता है, सब चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग चलते भी हैं, लेकिन आखिर गणित होता क्या है पहले इसको समझ लिया जाए। उसके बाद हम लोग गणित के छोटे से छोटे बिंदु को देखते हुए बड़े से बड़े बिंदु तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और यह प्रक्रिया एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगी, इसलिए फिलहाल गणित और गणित के हिस्सों को समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा इस वीडियो में कि गणित होता क्या है और गणित की कितनी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं में कौन कौन सा चैप्टर आता है और उसको किस तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, गणित को पढ़ने से पहले गणित को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गणित होता क्या है। किसी भी चीज को जब जड़ से जाना जाता है तभी वो समझ में आता है कि और वह हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है, जैसे कि मैंने कल ही आपको फार्मूले में बताया था। तो यहां देखा जाए कि गणित होता क्या है, इसकी परिभाषा एक बनाई गई है कि गणित विद्याओं का समूह है। गणित जो है एक समूह है विद्याओं का। जैसे कि मान लीजिए विद्या, विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का विद्या होना, ज्ञान होना कि मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने का विद्या पता होना चाहिए, या जो मजदूर कोई काम कर रहा है तो उसे अपनी मजदूरी करने का भी तरीका होना चाहिए, या जो कोई भी काम कर रहा है उसको उसका तरीका, जो किसी भी चीज का मिस्त्री है उसको उस चीज का काम करने का विद्या पता होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी विद्याओं का समूह है गणित। गणित में एक दो विद्या नहीं सिखाई जाती है, इसमें बहुत सारी विद्याएं सिखाई जाती हैं। तो गणित विद्याओं का एक समूह है जिसके माध्यम से हम अर्थात हम जितने भी लोग हैं सभी लोग संख्याओं, सबसे पहले तो संख्याएं से गणित शुरू होती है। जीरो, ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगा अभी कि संख्याओं के माध्यम से अर्थात 0 से लेकर के 9 तक के अंक बने होते हैं और उन अंकों से हम संख्या बनाते हैं और संख्याओं का जोड़, संख्याओं का गुना, संख्याओं का भाग करते हैं। इससे गणित की शुरुआत होती है। इसके बाद मात्राओं, कुछ मात्रा होता है कि इतनी संख्या है, उसकी मात्रा के हिसाब से कार्य किया जाता है। उसके बाद परिमाण अर्थात जब किसी भी चीज को हम नापते हैं या तौलते हैं उसके माध्यम से जो उसकी स्थिति निकाली जाती है वह परिमाण होता है। देखिए मात्रा और परिमाण एक ही चीज होता है लगभग, लेकिन मात्रा में नापने मतलब तोलने की स्थिति ज्यादा नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हाँ मतलब इतना मात्रा में कोई चीजें हैं, इतना मात्रा में कोई चीजें हैं, लेकिन परिमाण में निश्चित होती है कि हाँ अब कितने सीएम की है तो 5 सीएम की है। जब इस छड़ी को मापा जाए तो यह 5 सीएम की है। अगर जब ऐसे कहा जाए कि हाँ इतनी बड़ी छड़ी है, इतनी बड़ी छड़ी है, तो उसको मात्रा कहा जाता है। और जब इसको नाप तोल करके पूरा मतलब इसका क्लियर एक बूंद भी इधर उधर नहीं होता है उसको हम परिमाण बोलते हैं। और रूप का मतलब होता है जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 2/3 यह भिन्न रूप है। 2/3 जो भिन्न रूप है, अब 2/3 को जब आप दशमलव में बदलिएगा तो जो उसका दशमलव में रूप आएगा वो उसका दशमलव रूप होगा। अर्थात गणित आपको किसी भी रूप को बदलने के लिए भी सिखाती है और किसी भी रूप में लाने के लिए भी सिखाती है। और गणित आपको क्या है कि उनके बीच आपसी संबंधों को भी दिखाती है। जैसे कि 2/3 है तो उनके बीच आपसी संबंध क्या है? आपसी संबंध यह है कि 2/3, बट्टा का मतलब होता है भाग, हिस्सा, अर्थात 2/3 का मतलब है कि 2 में 3 हिस्सा। अर्थात 2 और 3 में क्या संबंध है? तो 2 और 3 में यह संबंध है कि 2 और 3 आपस में 2 जो है 3 तिहाई में बटा हुआ है। अर्थात 2 और 3 में यह संबंध है कि 2 का मतलब 3 हिस्सा 2/3 हिस्सा कहलाता है। तो इस तरीके से गणित आपको आपसी संबंधों को दिखाती है, एक दूसरे के गुण को भी दिखाती है कि उसमें किस तरह के गुण है, वह सम संख्या का संख्या है या विषम संख्या का है या भाज्य संख्या का है। और उनके स्वभावों की भी चर्चा करती है कि उनका स्वभाव जो किस तरीके का है, कैसे स्वभाव का वह है, मतलब यह धनात्मक स्वभाव का है या ऋणात्मक स्वभाव का है। सब मिला जुला करके हम इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि गणित विद्याओं का एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से संख्याओं के विषय में और संख्याओं के मात्राओं के विषय में, परिमाणों के विषय में, रूपों के विषय में और उनके आपसी संबंधों के विषय में आप बखूबी जानकारी हासिल करते हैं। और करने के बाद आप अपने जीवन में मतलब हमेशा आगे ही रहते हैं, क्योंकि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, विद्या है, सब्जेक्ट भी इसको कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से आपके ब्रेन का आईक्यू पावर का विकास होता है और आपके सोचने की, आपके समझने की शक्ति बढ़ती है और आप किसी भी तरीके के मुद्दे
मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है तो गणित एक समस्या होता है और समस्या के हल को समाधान करने का तरीका गणित में सिखाया जाता है। जैसे कि किसी भी तरह की समस्या आप गणित जब बनाते हैं तो गणित में जो 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 आपको जो क्वेश्चन मिलता है, जो प्रश्न मिलता है, वो आपके लिए समस्या होता है। जैसे आपके जीवन में कोई समस्याएं आती हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए वह कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। वह तरीका वह गणित से निकाल सकता है। जब उसकी ब्रेन की IQ पावर बढ़ेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति जब बढ़ेगी, तो उसके बाद वह आसानी से अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगा। अर्थात सब मिलाकर के हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि गणित सीखना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है और गणित के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। हालांकि इस चीज को लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी गणित के पीछे पागल हैं। जहां देखिए वहां लोग गणित सिखा दीजिए, गणित सिखा दीजिए, गणित सिखा दीजिए लोग करते रहता है। मेरे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो यह कहता है मतलब ऐसे ही कि भैया हमको गणित सिखा दीजिए, सर हमको गणित सिखा दीजिए। जबकि गणित के मतलब सीखना इतना आवश्यक है, इसके बिना आप अपने जीवन के किसी भी मतलब कदम को नहीं चला पाइएगा। मतलब आसानी से गणित, अब इस तरीके से गणित के परिभाषा को आपने देखा, इसके महत्व को देखा, इसकी आवश्यकताएं क्यों है, इसकी जरूरतें क्यों है और कहां तक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आर्किमिडीज नाम के एक गणितज्ञ थे। गणित जानने वाले लोगों को गणितज्ञ कहा था। हालांकि आर्किमिडीज जो है उनको वैज्ञानिक भी कहा गया है। उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी दिया है भौतिकी में, जिसको मैं भौतिकी में आपको पढ़ाऊंगा या क्लास में पढ़ाया भी होऊंगा। तो फिलहाल आर्किमिडीज नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको गणित का जनक माना गया है। आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं कि गणित का जनक कौन है और आंसर लिखिएगा कि आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आप एक सवाल बनाइए कि गणित की कितनी शाखाएं होती हैं और इसके आंसर के रूप में लिखिए कि गणित के, वैसे तो गणित के बहुत सारी शाखाएं होती हैं। देखिए गणित के बहुतेरों शाखाएं होती हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख शाखाओं को मैंने तीन शाखाओं को बोर्ड पे दिखाया है। और आप चाहें तो ऐसे डायग्राम बना करके बना सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गणित के प्रमुख रूप से 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा जो अंकगणित, जिसे हम लोग इंग्लिश में नंबरल मैथमेटिक्स भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अर्थमेटिक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बीज गणित, अलजेब्रा और रेखा गणित, लाइनर मैथमेटिक्स, लाइन मैथमेटिक्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी की जगह पे जेड भी हो सकता है, कहीं कहीं जी की जगह पे जेड भी लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें किस किस टाइप के सवाल आते हैं, मैं थोड़े से छोटे से असर पे समझाने का प्रयास करता हूं और इसके बाद इसकी परिभाषा बनाऊंगा और वहां पे आप विशेष रूप से इसे समझिएगा। फिलहाल अंकगणित में आपको, अंकगणित जो है मात्र अंकों के मिलने से बनता होता है। देखिए जो भी शब्द है, मैंने आपको बार बार बताया पहले भी कि शब्द जो है, शब्द को तोड़ने के बाद जो अर्थ स्पष्ट होता है, उसी अर्थ के अनुसार उसकी प्रारूप चलाई जाती है। जैसे कि अंक गणित अर्थात गणित की वैसी शाखा जिसमें अंकों के माध्यम से गणित की मतलब गणित को बनाया गया हो। जैसे कि अंक समझते हैं आप क्या होता है? डिजिट। अंक का मतलब होता है, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं अंक को। अंक अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 अंक होते हैं। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। तो इसमें जो 10 अंक आप देख रहे हैं, इसमें 0 जो है सार्थक अंक कहलाता है और 1 से लेकर के 9 तक, सॉरी 0 जो है असार्थक अंक कहलाता है और 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक है वह सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक और असार्थक के अर्थ को भी आप समझ सकते हैं। सार्थक का मतलब होता है जो सही में जिसका अर्थ निकलता हो, वह सार्थक अंक है। और 0 जो है वो सही में अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि सिर्फ आप 0 लिखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और 1 लिखते हैं तो उसका वैल्यू है, उसका संख्यात्मक मान है कि हाँ 1 है, उसकी संख्या क्या है कि परिमाण है उसका कि हाँ 1 है। ठीक है, इसलिए अगर 1 के बाद अगर 0 लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए 0 एक ऐसा अंक है जो कभी सार्थक सही अर्थ देता है, कभी सही अर्थ नहीं देता है, इसीलिए उसे असार्थक अंक माना जाता है। यहाँ भी आप सवाल बन सकता है, यहाँ भी आप जान सकते हैं कि सार्थक 0 को असार्थक अंक क्यों कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि 0 को असार्थक अंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0 जो है एक ऐसा गणितीय मान है जो कभी कभी क्या है कि किसी भी तरीके के अर्थ को नहीं देता है। जैसे कि सिर्फ 0 लिखा जाए, मतलब कुछ नहीं है वहां पे, नथिंग। लेकिन जब 1 के बाद 0 लिखा जाए तो उसका मान जो है मतलब बढ़ता है। अर्थात 1 में जब 0 लगाइएगा तो 10 हो जाएगा। 1 के पहले 0 लिखिएगा तो उसका मतलब 1 होगा। तो कोई वहां पे सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से इन अंकों के माध्यम से जो गणित बनाई जाती है, अब इन अंकों से संख्या बनाई जाती है। संख्याओं का प्रकार होता है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या वगैरह वगैरह, मतलब और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। उन सभी संख्याओं को मैं इस बेसिक क्लासेस में बहुत बखूबी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि इन अंकों के माध्यम से जो संख्याएं बनाई जाती हैं, उन संख्याओं से जो गणित बनता है, जैसे कि संख्याओं का जोड़, संख्याओं का गुना, संख्याओं का भाग या प्रतिशत या क्रय मूल, विक्रय मूल या मतलब व्यवसायिक गणित, जो भी चीजें होती है जिसमें अंक शामिल होते हैं, उनको अंक गणित के माध्यम से रखा जाता है और वह अंक गणित के मतलब एक हिस्से में आते हैं। इस हिस्से में आपको प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, क्रय मूल, विक्रय मूल, मतलब इन सभी चीजों को दिखाया जाता है। बीज गणित में जब आप आते हैं तो बीज गणित को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि बीज गणित एक ऐसा गणित है जिसमें चर संख्या और अचर संख्या के मिले हुए रूपों से जो गणित बने मतलब तैयार की जाती है, उसको हम बीज गणित बोलते हैं। चर संख्या अर्थात वेरिएबल नंबर इंग्लिश के हिसाब से, और अचर संख्या नॉन वेरिएबल नंबर के हिसाब से बनाया जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि चर संख्या और अचर संख्या क्या होती हैं, तो मैंने अलजेब्रा की क्लास में इसको बताया था, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चर संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मान स्थिति के हिसाब से बदलते रहता है, और अचर संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मान कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड, या ऐसा संख्या होता है एक्स वाई जेड ABCD कहोगा, या जो भी चीज आप मान लेते हैं, मानने के लिए जो माना जाता है, मानने के लिए जो है यह चौक जो x cm का है, तो यह x जो है क्या है कि चर संख्या है। यह चौक जो 1 cm का भी हो सकता है, 2 cm का भी, 10 cm का भी, जब इसका मान निकालना पड़ता है। और अचर संख्या जिसका मान निश्चित है कि हाँ यह 5 मीटर का है, तो 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा। इस तरीके से चर और अचर संख्याओं के मिलाकर के जो गणित बनाई जाती है उसको हम बीज गणित बोलते हैं। जैसे कि 5x + 10, यह इस तरीके का जो जोड़ आता है, इस तरीके के मतलब जो गुना भाग जो आते हैं वह सब अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। और आगे जब आप इसको चलिएगा तो अलजेब्रा में ही आपको क्या है कि बॉडमास के तरीके भी शामिल होते हैं। अलजेब्रा में ही आपको मतलब बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का गुना, भाग, घटाव, फैक्टर, गुणनखंडन, समीकरण, इक्वेशन, ये सब चीजें जो है अलजेब्रा के अंतर्गत रखी जाती है। अब आगे रेखागणित गणित का एक ऐसा समूह होता है, गणित का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक बिंदु के माध्यम से एक रेखा बनाई जाती है। और जो भी यहाँ पे चीजें बनती हैं वो देखिए, एक बिंदु बहुत सारे बिंदु मिलकर के बहुतेरे बिंदु को मिलाने के बाद एक रेखा का निर्माण होता है। और एक रेखा जब यहाँ पे मिलती है और इसी बिंदु से कोई दूसरी रेखा निकलती है, या दो रेखाओं से जो आकृति बनती है, हम इसको कोण कहते हैं। अर्थात रेखाओं के माध्यम से बनने वाले स्थिति को रेखा गणित कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दो रेखाएं मतलब मिली हुई है तो यह कोण प्राप्त हुआ। अब इस तरीके से यहाँ पे अगर दूसरी रेखा यहाँ से मिला देते हैं तो यह जो आकृति प्राप्त हुआ यह त्रिभुज हुआ। अब इसमें इसके दो हिस्से होते हैं, रेखा गणित के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है क्षेत्रमिति अर्थात क्षेत्रों को माप करके, क्षेत्रों को मापने के बाद उसकी जो गणित तैयार की जाती है उसको क्षेत्रमिति कहा जाता है। इन सभी की परिभाषा जो है अभी बोर्ड पे लिखवाई जाएगी और उन सबको जो अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया जाएगा। फिलहाल आप शॉर्टकट तरीके से समझिए। और दूसरा होता है ज्यामिति अर्थात जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ज्या का मतलब होता है कोण, याद रखिएगा, ज्या का मतलब होता है कोण। यहाँ जो कोण प्राप्त हुआ है यह इसको कोण भी कहा सकता है और ज्या भी कहा जा सकता है। तो क्षेत्रमिति एक ऐसी आकृति मतलब क्षेत्रमिति एक ऐसी गणित की हिस्सा मतलब गणित का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें क्षेत्र को माप करके जो उसकी गणित बनाई जाती है उसको क्षेत्रमिति कहा जाता है। जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज आप पढ़े होइएगा। आयत जिसमें लंबाई जो है उसके सामने वाली भुजा की बराबर हो और चौड़ाई जो है सामने वाली भुजा की बराबर हो। इससे खेत की आकृति, जैसे कि जिस तल पे आप बैठे हुए क्लासरूम की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, इस क्षेत्र की मतलब नाप तोल की स्थिति को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रमिति कहेंगे। वही चीजें हैं जो आपको मैंने गणित की परिभाषा में आपको बताया था कि परिमाण और मतलब मात्रा, वही स्थिति यहाँ भी है। तो यह क्षेत्रमिति जो है आपको मात्रा का ज्ञान कराता है और ज्यामिति में जो है परिमाण माप करके स्केल के माध्यम से, एकक के माध्यम से होता है। इसमें जो है क्षेत्रों की स्थिति को मापी जाती है। और यहाँ जो ज्यामिति जो कॉपी पे इसको बनाया जाता है कि यहाँ 5 cm का एक रेखा खींचते हैं, उस पे जो है एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और कोण को जो है तीसरी भुजा से मिलाते हैं। तो इस तरीके के गणित को हम ज्यामिति कहते हैं। अब इस ज्यामिति में आगे बढ़िएगा तो आपको चिन्ह परिपाटी भी आएगा,
निर्देशांक ज्यामिति भी आएगा, जिसमें ग्राफ पेपर पे आपको रेखाएं दिखाई जाएंगी। कंस्ट्रक्शन आएगा, रचना आएगा, जिसमें वो कहा जाएगा कि 5 cm की रेखा कीजिए, लंब सन्निभाजक कीजिए। ये सभी चीजें आपको मिली होंगी। तो मुझे ऐसा है कि आपने क्षेत्रमिति और ज्यामिति को समझने का प्रयास किया है। अब इसको परिभाषा के साथ हम लोग देखेंगे। तो आप प्रश्न बना सकते हैं कि गणित किसे कहा जाता है, सॉरी अंकगणित किसे कहा जाता है। अब लिखिएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है। अंक, मैंने आपको बताया है कि अंक और उसके अंक से बनने वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग को अंकगणित कहा जाता है। परिभाषा इसको लिख लीजिए। अब इसको समझते हैं कि यह एक ऐसा गणित है जिसको गणित की सबसे मौलिक शाखा की मतलब अंतर्गत रखा जाता है। यह गणित की ऐसी शाखा है, मतलब इसकी विशेषता हो सकती है। इसकी विशेषता यह हो सकती है, आप चाहिए तो मेरे बातों को सुन करके एक नया सवाल बना सकते हैं कि अंकगणित की विशेषता क्या है। तो आप विशेषता में लिख सकते हैं कि अंकगणित की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता यह है कि यह मौलिक शाखा होता है, मतलब इसको मूल रूप से सीखना ही पड़ता है। दूसरी कि मतलब दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी लोगों को मौलिक शाखा अर्थात अंकगणित के बारे में जानना होता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए आप बाजार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं या कोई भी चीजें करते हैं तो कितने रुपए का, 5 रुपए का कोई चीजें खरीदते हैं या 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, तो आपको अंकगणित जानना जरूरी होता है। अर्थात अंकगणित की आवश्यकता जो है प्रत्येक मनुष्य को है, इसलिए इसको मौलिक शाखा कहा जाता है। और इसलिए इसको क्या है कि सबसे आधारित शाखा भी कहा जाता है, और इसके ऊपर आधारित होकर के भी आपको कार्य करना होता है। ठीक है, अब देखिए जो भी चीजें होती हैं अलग अलग परिभाषाएं हैं, उसकी महत्वपूर्णता, इसका महत्व क्या है कि इसका महत्व कैसे है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अंकगणित का महत्व क्या है, तो आप इन सभी बातों में से भी निकाल सकते हैं कि अंकगणित का महत्व इसलिए है क्योंकि अंकगणित में अंकों के माध्यम से संख्याओं और मतलब संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग सिखाया जाता है। और यदि हम लोग संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं सीखते हैं तो अगर हम लोग मतलब व्यवहारिक जीवन में कहीं भी जाकर के किसी भी दुकान पर कोई दुकानदार से ठगे जा सकते हैं, या जो है कहीं भी हमारा हिसाब किताब कमजोर हो सकता है, गलत हो सकता है, जिसके माध्यम से कोई भी हमको धोखा दे सकता है। अर्थात आप बातों को समझ करके भी किसी भी प्रश्न के उत्तर को देने की क्या कैपेसिटी रख सकते हैं। और आप अपने आप को इस तरीके का बनाइए कि सिर्फ आप कागज और कॉपी के गुलाम मत रहा कीजिए। आप अपने दिमाग को भी इस तरीके से चलाइए कि जब जिस तरीके से कोई प्रश्न पूछे उस तरीके से आप जवाब देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि गणित की मतलब अंकगणित का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में अंकगणित का महत्व क्या है, तो आप यह नहीं ना कहिए कि मतलब मैंने इस क्वेश्चन को नहीं लिखा है, मुझे याद नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। इससे अच्छा है कि वे अपने दिमाग को जो ऑटोमेटिक मशीन की तरह कार्य करे, जब ही क्वेश्चन मिले तब उसके ऊपर ध्यान आकृष्ट करे और उसके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करे। यह भी एक अपने आप में गुण है जिसे आप देख सकते हैं और जिसे आप इस्तेमाल कर। गणित की वह शाखा जिसके माध्यम से चर या अचर राशियों के मिले हुए रूप का विशेष अध्ययन किया जाता है, उसे बीज गणित कहा जाता है। चर और अचर राशियों को भी मैंने अभी पीछे समझाया है और उसके माध्यम से आपको बताया जैसे कि 5x + 6 या बीज गणित का रूप हो सकता है, या बीज गणित में जोड़ 5x जो है 6 के साथ जोड़ की प्रक्रिया कर रही है। ठीक है, और बीज गणित के जनक के रूप में मोहम्मद अल ख्वारिज्म है जिसे आप लिख सकते हैं, और अंकगणित के जनक के रूप में आर्किमिडीज का नाम आप लिख सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसके माध्यम से बिंदुओं, रेखाओं एवं तलों और ठोस चीजों के गुण, स्वभाव, मापन और उनकी अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब इसको समझा जाए। बिंदु के माध्यम से एक बिंदु है और उस बिंदु के माध्यम से रेखा बनेगा। मैंने बताया भी अभी आपको पीछे ही अभी तुरंत बताया 5 मिनट पहले। तो बिंदु और रेखाओं के तलों के माध्यम से ठोस चीजों के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि कोई एक त्रिभुजाकार आकृति है तो ठोस चीज होगी, उसके गुण कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, या उसका गुण है, उसका स्वभाव है कि वो उसके तीनों कोणों को मिलकर के 180 डिग्री बनाता है, या उसका स्वभाव है। इसका अगर अध्ययन किया जाता है, और अंतरिक्ष में जो मतलब वायु का दाब हुआ, या अंतरिक्ष में जो क्या है कि अंतरिक्ष में जो भी परिघटनाएं मतलब घटती हैं, उसके गणित को भी अंतरिक्ष में सापेक्षिक स्थिति का अध्ययन भी माना जाता है। अर्थात यह गणित जो है रेखा गणित, यह सबसे प्राचीन गणित है। जब अंकगणित वगैरह सभी भी मतलब गणित नहीं थे तब भी यह अंतरिक्ष गणित चला करता था, और इसके अंतर्गत ही ग्रहों और नक्षत्रों की जो बनाई जाती है, जो जिसको ज्योतिषी कहा जाता है, इसके अंतर्गत ज्योतिषी चार्ज भी आता है। ज्योतिषी चार्ज भी वो गणित का एक रूप है। तो इन सभी चीजों को आप समझ सकते हैं, और यह सबसे प्राचीन गणित है। इसकी विशेषता यह है और इसकी महत्वपूर्णता जो है हमारे जीवन में अत्यंत है। अर्थात देखिए हर चीजों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका जो जनक है, रेखा गणित के जनक को मतलब रेखा गणित का जो जनक है वह उसी यूक्लिड को माना जाता है।
और इसके जो दो हिस्से मैंने बनाए हैं, जो पहला हिस्सा क्षेत्रमिति है, जो ठोस आकृतियों का अध्ययन जो करता है वो ठोस मतलब ज्यामिति के सॉरी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है। उसकी जो जनक है वह लियोनोटिस नाम का एक गणितज्ञ है। फिर जो ज्यामिति इसका एक और हिस्सा है जिसमें बिंदुओं रेखाओं के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है उसके गुण स्वभाव को जाता है। आप इसको बना सकते हैं कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं रेखाओं तलों के गुण स्वभाव और उनके मापन का अध्ययन किया जाता हो, उसे ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है। ज्यामिति में आप एकक मान करके लंबाई मापते हैं। जैसे कि ज्यामिति में आपको निश्चित नहीं होता है कि 10 मीटर का मतलब रेखा होगा। 10 मीटर का रेखा तो आप कॉपी पे खींच नहीं सकते हैं, 10 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उसकी स्केल के मतलब माध्यम से एकक माना जाता है कि एक सीएम जो है 10 मीटर के बराबर है। इसका जब मैं ज्यामिति को पढ़ाऊंगा तो इसको और भी विस्तारित तरीके से आपको समझाऊंगा। अब आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि दुनिया में इतना ज्यादा ज्ञान है जिसे आप लिख करके कॉपी में नहीं हासिल कर सकते। सभी चीजों को यदि आप मतलब लिखने की कोशिश कीजिए, सभी चीजों का परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिए, सभी की हर कार्य के लिए, हर परिभाषा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी कलम पर ही आधारित रहिए, तो आप जो है दुनिया भर का नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ाई लिखाई आपके लिए बोझ हो जाएगा। इतना ज्यादा नोट्स हो जाएगा जिसको आप याद करते करते थक जाइएगा। इसलिए मेरी यही कोशिश है और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है किसी भी चीज को समझने का और समझ करके डायरेक्ट उसके आंसर को देने का प्रयास कीजिए और वैसे ही अपने माइंड को बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो दुनिया में इतनी सारी ज्ञान है, सभी ज्ञानों को आप संग्रहित कीजिएगा, सबको अपने पास लिखिएगा, लिखने के बाद उसको याद कीजिएगा, फिर उसका फेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इतना करने में आपका बहुत ज्यादा समय लॉस होगा और समय लॉस होने के साथ साथ जो है वो आपके लिए याद करने के लिए बोझ भी बन जाएगा। डायरेक्ट समझिए और डायरेक्ट उसका आंसर दीजिए, तब आप हमेशा अपने जीवन में आगे रहिएगा और आपका समय भी कम लगेगा और आप जो है ऑटोमेटिक मशीन की तरह कार्य भी कीजिएगा। और मैं क्या है कि इस समय अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूं। आज आपने देखा गणित किसे कहते हैं, गणित के हर मतलब पार्ट को, हर हिस्से को आपने समझा और हर हिस्सों में, हर पार्ट में, हर शाखाओं में किस किस तरीके के मतलब चैप्टर आते हैं उसको आपने देखा और उसको अब सॉल्व करने का तरीका आप कल से बारी बारी मैं अंक के माध्यम से, संख्या के माध्यम से, अंकों का गुणा मतलब संख्याओं का जोड़ घटाव, बीजगणित का मतलब प्रत्येक जो भी शाखाएं बताई गई हैं, हर शाखाओं पर जो एक एक वीडियो अपलोड करूंगा और हर शाखाओं के विषय में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद जब आप बुक्स को खोलिएगा, मैथमेटिक्स को खोलिएगा तो मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल हलवा नजर आएगा और आप आसानी से उसको बना पाइएगा और आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से उसको समझ पाइएगा आखिर यह चीज होती कैसी है। बेसिकली प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बच्चों को आगे के चैप्टर समझ में नहीं आते हैं और बेसिकली प्रॉब्लम अगर नहीं हो तो बच्चे जो है आसानी से चैप्टर को समझ लेंगे और अपने पठन पाठन के कार्यों को बखूबी मतलब तरीके से निभाएंगे और मतलब परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और जीवन में समझदार व्यक्ति भी बनेंगे। इसी के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त होता है।